अस्सलाम वालेकुम, दिलकर सा टॉक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नूर फातिमा। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशनिंग इनटू मैरिज एज अ न्यूली वेड कपल। जब दो लोग एक रिश्ते में बनते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस और चेंजेस आते हैं। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दाहीम दीन। अस्सलाम वालेकुम दाहीम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दाहीम, मुझे बताएं, एक तो ये ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है यही बहुत नया है, तो व्हाट इज़ ट्रांजिशन एक्चुअली? नया नहीं है नूर। हाँ, मतलब वो लोगों को आइडिया कॉन्वर्सेशन नहीं होती इसके ऊपर। तो ट्रांजिशन बेसिकली आप एक स्टेज ऑफ लाइफ से दूसरी स्टेज ऑफ लाइफ में जा रहे हो। आप सिंगल से कपल बन रहे हो। आप सिंगल लाइफ जो भी आपकी है वो आपकी मर्ज़ी की है, उसमें आप अपनी ज़िंदगी खुद गुजारते हैं। जब शादी होती है तो फिर आप एक और इंसान के साथ रहना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो पीरियड है ना एडजस्टमेंट का, of getting to know the person, getting used to the routine, the different lifestyle, उसको हम transition कहते हैं, transitioning into marriage। ठीक है। और ये पीरियड कितना लंबा है? इसकी ड्यूरेशन क्या है? कितना लंबा होता है? या अगर आप अकेले रह रहे हैं तो डज इट वेरी? या अगर सो वेरी करता है। 3 से 5 साल हम कहते हैं जिसमें ट्रांजिशन चलती है। अगर आप इंडिविजुअल एज अ कपल सिर्फ रह रहे हो तो लगभग वही 3 to 5। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, जॉइंट फैमिली में जाके रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा होती हैं। उसमें आपके रोल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उन सब रोल्स के साथ उनको असिमिलेट करना, उनको एडजस्ट करना, उनको अडेप्ट करना, उसमें टाइम लगता है। तो मे बी जब फैमिली के साथ होते हैं, अगेन कोई इस तरह से देयर इज़ नो फिक्स्ड थिंग, बट 3 to 5 years it takes for people to get actually customized कि वो अब बीवी बन गए हैं और वो बन गई हैं, और जो लड़का है वो मियाँ है, और जो मदर हैं वो मदर इन लॉ हैं। तो it takes time to actually adjust into that role, क्योंकि उस रोल के साथ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जो भी शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव आता है, उसको टाइम लगता है। तो वो जो टाइम है ना, वो ट्रांजिशन है। एंड दैट इज़ योर हनीमून पीरियड? वेल हनीमून पीरियड जो हम कहते हैं वो होता है शुरू का टाइम। वो भी ट्रांजिशन का हिस्सा ही है, बट वो इनिशियल पीरियड ऑफ द मैरिज है, जिसमें द कपल इज़ कमिंग टुगेदर। तो वो बहुत ही ना एवरीथिंग एंड एवरीवन सीम्स टू बी परफेक्ट, कोई फ्लॉ नहीं नज़र आता आपको, क्योंकि नॉवेल्टी है ना। आप एक अकेले रह रहे थे, अपनी रूटीन में थे, ठीक है, आप डेट भी कर रहे थे चाहे उस इंसान को, आप जान भी रहे थे, मगर उसके बावजूद आप रह अकेले ही थे। तो जब आप किसी के साथ आके रहते हो तो इट्स अ वेरी नॉवल एक्सपीरियंस, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए, मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए इनिशियली वो जो आपको एक हाई है ना, जो हैप्पीनेस है, वो हेल्प करती है। तो वो हनीमून पीरियड है। उसमें किसी का कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता, डिफरेंसेस नज़र नहीं आते, एवरीथिंग इज़ रियली नाइस, हंकी डोरी, आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो वो ट्रांजिशन का शुरू का हिस्सा है। कपल्स के लिए वेरी करता है कितने टाइम के लिए हनीमून पीरियड लास्ट करे। ठीक है। और हनीमून पीरियड तो जैसे आपने कहा बहुत अच्छा गुजर जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, हस्बैंड की छुट्टी ख़त्म होगी, ही इज़ बैक टू वर्क, लड़की की छुट्टी ख़त्म होगी, शी इज़ बैक टू वर्क, और एक रूटीन में जब आप आते हैं जिसको आप कह लें, तो फिर क्या उसका असर क्या होता है? वो कितनी देर तक रहता है? हनीमून पीरियड एक्चुअली लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू कर लेते हैं। आपको छुट्टी है 2 हफ्ते की, आपने ली हुई है, आप कहीं गए हो, सैर करके वापस आ गए हो। बट होता ये है कि ओवर पीरियड ऑफ 3 to 5 years ना आपके एक्सपीरियंसेस बिल्ड होना शुरू होते हैं। तो शुरू में तो आप उन एक्सपीरियंसेस को आपकी तरफ आ रहे होते हैं, मतलब जिस तरह आपको नहीं पसंद कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ एक सर्टन हैबिट के साथ है कि वो घर आते साथ ही जो है ना सबसे पहले बाथरूम में घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे आधा घंटा लगाते हैं। तो पहले इनिशियली टाइम में ना आपको वो फील नहीं होता, बट जब वो एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट होना शुरू होता है ना, एक दिन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो फिर एक आप कह लो डिसइल्यूजनमेंट आती है कि ओ ये इतना परफेक्ट नहीं है। तो टाइम के साथ, दैट्स व्हाई वी से इट्स 3 to 5 years, इट टेक्स 3 to 5 years फॉर पीपल टू रियली काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि ओ ज़िंदगी हकीकत में बदल गई है, और ये जो बिहेवियर्स हैं ये कहीं नहीं जा रहे, इनके साथ एक्चुअली इन डिफरेंसेस के साथ डील करना है, इन डिफरेंसेस को या अंडरस्टैंड करना है या इनको सुलझाना है, जो भी व्हाटएवर। बट सो वो एक्सपीरियंसेस जब एक्यूमुलेट होते हैं ना डिफरेंसेस के, तो दैट्स व्हेन हनीमून पीरियड स्टार्ट्स टू डाई डाउन।
और वो डिसइल्यूजनमेंट ऑफ दैट परफेक्टनेस स्टार्ट्स टू किक इन। पर डू यू थिंक यहाँ पे क्योंकि शायद लड़कियाँ अगर शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो घर पे रह रही होती तो शायद उसकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, या आपको लगता है कि दोनों एक ही उसमें पैरेलल चल रहे होते हैं, कि दोनों की एक्सपेक्टेशंस इस हवाले से ज़्यादा होती हैं कि हस्बैंड आएगा वो कहेगा मुझे हंस के वेलकम करे, या बीवी अगर वो हस्बैंड बाहर से आए तो वो आते ही अपने काम में लग गए या वापस फ़ोन पे लग गए तो बीवी वुड से कि भाई मुझे तो टाइम ही नहीं दे रहा। तो आपकी प्रैक्टिस में इस तरह के किस तरह के मेजर इश्यूज आते हैं? ट्रांजिशन में अगेन यू नो आई वुड लाइक टू रेफ़र कि जब वो एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट, डिफरेंसेस एक्यूमुलेट होते हैं ना, तो आप देखोगे कि आपको आपके डिसएग्रीमेंट्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, आपको थोड़ी सी अनोयंस आप में आना शुरू हो जाएगी, तो फिर वो आपकी ऑब्वियसली इंटरेक्शन में आएगा। तो मेरी प्रैक्टिस में जिस तरह बहुत लोग आते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये वो जो पहले 2 महीने में थी ना, इस तरह से नहीं है ये अब, या जितना ये मुझे टाइम देता था ये उस तरह से मुझे उतना टाइम नहीं देता, या मुझे लाइक ही कम्स होम एंड ही सिट्स विद हिज फैमिली फर्स्ट एंड देन ही कम्स अपस्टेयर्स। सो ट्रांजिशन में ये सारा अगेन गेटिंग यूज्ड टू ईच अदर है ना, द आइडिया ऑफ गेटिंग यूज्ड टू ईच अदर कि ओ दिस इज़ व्हाट ही लाइक्स, दिस इज़ व्हाट शी लाइक्स, दिस इज़ व्हाट हर प्रेफरेंस इज़, ये उसकी हैबिट है। तो ये सब डिफरेंसेस है और डिफरेंस कुदरती चीज़ है, 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तो बहुत से इस तरह के डिफरेंसेस यू नो कपल्स लेके आते हैं। इसमें इनकम्पैटिबिलिटी क्या रोल प्ले करती है? इनकम्पैटिबिलिटी बहुत मेजर रोल करती है। जिस तरह से दिल का रिश्ता ऐप जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी को एक्चुअली बहुत अच्छा टारगेट करती है। आप कपल्स को मैच कर लें और उसमें आप जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं आप लिस्ट डाउन करते हैं, आप देखते हैं, तो आपकी मैचिंग जो है ना वो कंपैटिबिलिटी का एक हिस्सा उसको केटर करती है ये जो दिल का रिश्ता ऐप है। बहुत सेफ़ है कि अगर आप अपना पार्टनर की चॉइसेस या उसकी हैबिट्स समवॉट पहले ही जान लें तो आप आगे एक बेहतर रिश्ता बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। इफ़ समवन इज़ कमिंग थ्रू एन ऐप इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। सो जो लिव्ड एक्सपीरियंस से जो डिफरेंस फील होता है ना वो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बेसिकली। तो इससे पहले मैं भी अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी कि अगर आप भी अपना कंपैटिबल कपल बनाने की तलाश में तो डाउनलोड दिल का रिश्ता ऐप नाउ। दाहिम हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए। यहाँ पे अब आपने कहा कि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड लास्ट करता है, तो फैमिली की इनपुट इसमें कितनी है, या फैमिली आपकी ट्रांजिशन को किस तरह डिले करती है? अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं जहाँ पे इट्स नॉट जस्ट द इन लॉज बट अदर पीपल ऑल्सो, तो वो किस तरह इस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है? सो नूर, जब आप इस रोल में शादी में एडजस्ट हो रहे होते हैं तो आप अपने नई आइडेंटिटी को असिमिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर मियाँ बीवी अलग रह रहे हों तो उनको एज अ वाइफ एंड हस्बैंड एक्टिव जो रोल असिमिलेट करना है ना वो है। जब अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपके और भी जिस तरह बहू का रोल, भाभी का रोल, वो भी असिमिलेट करने हैं, तो उनको ऑब्वियसली कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ऑफ यू नो द ट्रांजिशन। बट सेड दैट इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांजिशन होती नहीं है। अगेन जिस तरह रिश्ता इज़ अ 2-वे स्ट्रीट, दोनों लोग रिश्ते को यू नो जिस तरह इंटरेक्ट करते हैं, एंगेज करते हैं, उससे मैटर करता है। तो ट्रांजिशन इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम यू कम अप ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा रोल इंडक्शन है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। ट्रांजिशन एक तो ये हो गया कि कपल के बहुत से डिफरेंसेस आते हैं। अभी ये हमने कुछ के बारे में बात की कि इनकम्पैटिबिलिटी है या इस तरह के। आपकी प्रैक्टिस में कोई बहुत यूनिक केस आया हो कभी जिसकी प्रॉब्लम्स वो एक अलाइन हो ही नहीं रही थी, या हो मतलब उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी इन दैट ट्रांजिशन पीरियड एंड इट वाज जस्ट द कपल, नॉट कि वो फैमिली का इस आंसर होता है, टाइम नहीं देते या फाइनेंसेस पे बात हो जाती है, बहुत सी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस के थोड़ा सा कोई बताएं अपना एक्सपीरियंस इस बारे में।
अच्छा, चूँकि शादी खुद एक ट्रांजिशन है, अगर उसमें एक और ट्रांजिशन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको मुल्क बदलना पड़ जाए, यू नो, या आप कोई जॉब आपकी ख़त्म हो जाए और फाइनेंसेस आप मतलब यू नो सिंगल इनकम फैमिली है, या इवन प्रेगनेंसी हो जाए, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, तो वो ट्रांजिशन को प्रोलॉन्ग कर देती है और ट्रांजिशन को और डिफ़िकल्ट बना देती है। तो लॉट ऑफ टाइम्स जब कपल्स आते हैं ना, तो वो झगड़ किसी और बात पे रहे होते हैं, मतलब ये जो मैंने आपको बताई हैं बातें उनके ऊपर, कि ये सरप्राइज़ है प्रेगनेंसी, मैं रेडी नहीं हूँ, या ये रेडी नहीं है, इस तरह से। तो वो आप कह लो डबली हो गया। एक तो वो पहले गेटिंग यूज टू हो रहे थे डिफरेंसेस को और जस्ट एक आदत बना रहे थे एक दूसरे की, ऊपर से एक और यू नो एडेड प्रेशर आ गया, विच फिर जिसकी वजह से ट्रांजिशन जो है वो और लंबी और मुश्किल हो गई। और ये भी ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि प्रेगनेंसी अनप्लान्ड हो जाती है। तो यहाँ पे यूजुअली मैंने पहले भी बोला था कि कपल्स डोंट इवन टॉक अबाउट इट, कि आपको क्या प्रोटेक्शन यूज़ करनी है या आपका इंटीमेसी किस लेवल पे है, एंड देन वो आपके ऊपर एक बर्डन बन जाता है। वो एक और वो भी था कि 35% ऑफ पीपल जो है उनकी फ़र्स्ट 2 years में शादी के दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, और वो इस चीज़ को मेरे ख्याल से प्रोलॉन्ग भी कर देती है। और आप एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक लड़का या लड़की से आप बीवी या शौहर बने और आप अभी बीवी या शौहर को गेट यूज टू करें, बट देन आप एक और रोल माँ बाप बनने वाले हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जिस तरह आप कह रहे हो ना, पेरेंटहुड इटसेल्फ अनदर ट्रांजिशन है। तो अभी आप एक में तो सेटल हुए नहीं, तो कई दफ़ा जिस आपने मुझसे पूछा मेरी प्रैक्टिस में क्या होता है, तो बहुत दफ़ा लोग ये बात लेके आते हैं कि यू नो अभी मतलब दिस इज़ द न्यू थिंग, अब हम इसको किस तरह एडजस्ट करें। तो जब मैं उनकी बात सुन रही होती मैं कहती हूँ कि अभी तो इन्हें अपने बेसिक डिफरेंसेस ही नहीं रिजॉल्व किए, अभी इन लोगों ने वो बात ही नहीं की कि मतलब मुझे बुरा लगता है कि मैं जो तुमसे बात करती हूँ वो तुम जाके अपने पेरेंट्स को बता देते हो, ये तो बात ही नहीं हुई। तो अब पेरेंटिंग पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त, या हम ये बात कर रहे हैं कि मतलब तुमने बच्चे के बाद कहाँ रहना है, या कितनी हेल्प चाहिए, या उसके फाइनेंशियल लोड कितना है। तो जो इनिशियल डिफरेंसेस हैं वो तो उन पे तो बात ही नहीं हुई। या और बहुत बेसिक डिफरेंसेस भी यहाँ पे, जिस तरह आप कह लें कि मुझे बेड पे गीला टॉवल नहीं पसंद, या मुझे अपना रूम डिसऑर्गेनाइज नहीं पसंद। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें जो आप उनके साथ अभी रहना सीख रहे होते हैं, वहाँ पे एक और एडिशन आ जाए और फिर बिल्कुल तो वहाँ पे चीज़ें बहुत खराब यू नो उनके साथ इन बेसिक डिफरेंसेस के साथ नहीं, बल्कि आप कम्युनिकेट करना भी सीख रहे होते हो। ट्रू, कि आप अपनी वांट्स और अपनी नीड्स को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो अपने पार्टनर को, क्योंकि जैसे ही डिफरेंसेस इमर्ज करना शुरू होते हैं, कॉन्वर्सेशन जो है, कम्युनिकेशन बदल जाती है। तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डिफरेंसेस को कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो। रिस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द वेरी फाउंडेशंस जो यू नो न्यूली वेड्स कपल्स को, वैसे तो थ्रू आउट लाइफ में होना चाहिए, मगर कॉन्शियसली जहन में रख के ना रिस्पेक्टफुली डिफरेंसेस को एड्रेस करना चाहिए। मैंने अक्सर ये बहुत लड़कियों से अपने एक्सपीरियंस में सुना भी है कि कोई ऐसा बंदा हो जो गुस्से में भी ये ना भूलें कि रिस्पेक्ट का पैमाना जो है कहीं पे ख़राब होना चाहिए। और वो उनकी वो चीज़ आई थिंक लड़कियां स्पेशली अपने रिलेशनशिप में बहुत देर तक, सालों उस चीज़ को याद रखती हैं कि उस वक्त भी ये बहुत गुस्से में थे पर उसने वो नहीं किया था। तो दाहीन, इस ट्रांजिशन की पीरियड को कपल कैसे स्मूथ बना सकता है या कैसे इसको इजी बना सकता है? सबसे तो पहले नूर कंपैटिबिलिटी जो है ना, वो उसके ऊपर काम किया जाए। जिस तरह एक पॉडकास्ट में हमने प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात की थी, जिसमें आप कंपैटिबिलिटी असेस कर सकते हो। फिर जिस तरह आप दिल का रिश्ता ऐप की बात करते हैं, उसमें कंपैटिबिलिटी असेस हो सकती है। तो कंपैटिबिलिटी जो है ना, वो एक बड़ा मेजर रोल है। और लोगों को ना अभी भी हमारे सोसाइटी में कंपैटिबिलिटी की एक्चुअली सही समझ नहीं है कि क्या है। तो जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, अच्छा, इससे पहले मैं अब ये कहूँगी कि सारे रिश्ते पसंद के नहीं होते, कुछ अरेंज्ड भी होते हैं। तो लड़का लड़की को ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए ज़िंदगी में कौन सी एस्पेक्ट्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है।
मेरे लिए फ्यू करियर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो अपनी ट्रांजिशन पीरियड में ना आपको एक दूसरे से ये कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए, स्पेशली अगर आपकी अरेंज मैरिज है और आपके पास इतना टाइम नहीं था शादी से पहले उसके ऊपर स्पेंड करने का। तो कॉन्वर्सेशन अपने जो चीज़ें आपको एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्वर्सेशंस अराउंड दोज अपने ख्यालात बयान करें, टाइम स्पेंड करें उसके ऊपर। और एक कॉन्वर्सेशन ये ना एक्सपेक्ट करें कि एक कॉन्वर्सेशन में सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, सब आपके पार्टनर को सब समझ आ जाएगी। मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस, हैव स्मॉल कॉन्वर्सेशंस थ्रू आउट। तो ये एक आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, ऑन योर ओन भी ना आप इस बात को समझें कि जो मैरिज है ना वो एक साइको और सोशल एडजस्टमेंट है, साइकोलॉजिकल प्लस सोशल। सो साइकोलॉजिकल इन द सेंस कि आप एक सर्टन चीज़ों के साथ बड़े हुए हैं, आपकी एक सर्टन पसंद है, आप उसके साथ बड़े हुए हैं। तो जब आप किसी के साथ जाके रह रहे हैं तो वो बाउंड टू उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाए, मगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। आपके सोशल सेटअप में चेंज आएगा। तो कपल को इकट्ठे तो बहुत सी बातें करनी चाहिए, मगर ऑन देयर ओन ऑल्सो अपने बारे में रिफ़्लेक्ट करना चाहिए कि मेरी एडजस्टमेंट इस इंसान के साथ कैसी जा रही है, और मैं अपने रिलेशनशिप में क्या लेके आ रहा हूँ, या मैं रिलेशनशिप में क्या डिफ़िकल्टीज़ लेके आ रही हूँ, और क्या बेहतरी मैं ला सकती हूँ। ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ पे आई थिंक एक तो कंपैटिबिलिटी तो ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप की बेसिस ही कंपैटिबिलिटी है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, एंड देन रियलाइजिंग कि आप एक नया इंसान अपनी शख्सियत के साथ एक रिश्ते में आ रहा है, और उस आपके अंदर इतनी टेंडेंसी टू उसकी आदतों को और उसकी चीज़ों को समझना और उसको स्पेस देना। दाहिम कॉन्फ्लिक्ट देखिए, रिलेशनशिप बनता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जानना कितना ज़रूरी है। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जैसे मैंने पहले भी बोला कि एग्री टू डिसएग्री इज़ ऑलवेज़ एन ऑप्शन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ये मतलब नहीं होता कि आप दोनों हारमनी और एक सेम पेज पर आ जाएंगे। ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कपल्स को जो बहुत इनकरेज किया जाता है कि आप कॉन्वर्सेशन को ना टाइम दें, एक दूसरे की बात सुन लें, समझ लें, उसके ऊपर सोचें, गौर करें, सर्कमस्टांसेस को साथ लेके चलें। तो कई दफ़ा ये भी होता है कि एक जो है स्पाउस वो स्टेप बैक कर जाता है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि सर्कमस्टेंशियली ये पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के डेफिनेटली अब मसलों को सुलझाना, बात करके, ये ट्रांजिशन पीरियड का बड़ा असेंशियल पार्ट है। क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे, ओपन कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, जिसमें जो मेरा ख़्याल है, जो मैं चाहती हूँ, अगर मैं ये नहीं करूँगी तो वो तो रिजेंटमेंट बिल्ड, ग्रजेस आप कैरी करते जाओगे। ओपन कम्युनिकेशन इन इटसेल्फ इज़ अ स्किल। क्रिटिसिज्म और टॉन्ट, बात लगाना और तनकीद, ये दो चीज़ें हैं जो ना रिलेशनशिप को खा जाती हैं। तो ये ओपन कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। ओपन कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जो आप बात कर रहे हो आप उसको अपनी आय इस्तेमाल करके मैं ये चाहती हूँ या मैं इस तरह से सोचती हूँ करनी चाहिए। सो क्रिटिसिज्म और टॉन्ट्स जो है ना वो बिल्कुल बहुत ही अनहेल्दी वे ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर है। ऑल्सो आपने जिस तरह कहा कि एक स्टेप बैक कर जाता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ करता है, दैट मीन्स तो इस कॉम्प्रोमाइज़ को एक्नॉलेज ही कर देना, आई थिंक वो मतलब यहाँ भी मेरे ख्याल से ओपन कम्युनिकेशन आती है ना, कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है बट यू नो दैट योर पार्टनर हैज़ स्टेप बैक फॉर यू, और अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते तो मेरे ख्याल से इवेंचुअली वो कॉम्प्रोमाइज़ भी थोड़ा कम होने लग जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो नूर। उसको हम कहेंगे अप्रिसिएशन, तो अप्रिसिएशन, थैंक यू, प्लीज़, कितने बेसिक से वर्ड्स हैं ना, आपको बचपन में सिखाए थे, उनको इस्तेमाल करें। और किसी के साथ भी आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना हो, अगर आप काम पे जाएंगे आप कहेंगे ना थैंक यू प्लीज़ ये मुझे कर दें, बहुत शुक्रिया। तो वाई नॉट इन योर मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप। तो इस तरह की चीज़ें एफर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो उसकी खुल के तारीफ़ करें। अगर आपकी बेगम ने कुछ बनाया है या आपका हस्बैंड आपके लिए कोई स्पेशल चीज़ कर रहे हैं, स्पेशल नहीं भी कर रहे, घर टाइम से आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं,
तो आप उनको अच्छे तरीके से मिलें। ये बड़े छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो ट्रांजिशन पीरियड में आपके डिफरेंस को रिजॉल्व करने में और आप लोगों को करीब लाने में हेल्प करते हैं। और यही आई थिंक हैं जो आपको आज से 10-20 साल जितनी भी लंबी आपकी शादी चलती है आपको तब तक वो चीज़ें याद। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले बोला कि हनीमून पीरियड में लोग इस तरह की बहुत से जेस्चर्स करते हैं, फूल आ रहे हैं जी, डेट नाइट में हो रही है अरेंज, वो फलक शबी एवरी डे ही गेट्स अ रोज फॉर या तो इस तरह के जेस्चर्स हो रहे। तो फिर जब वो 10 साल बाद आएंगे तो वो कहेंगे कि वो तो पहले फूल आता था अब नहीं, तो कंटिन्यू दोज प्रैक्टिसेस, छोटी छोटी जेस्चर्स जो आपकी रिलेशनशिप में नॉवेल्टी लाता है, वो आप अपनी ट्रांजिशन पीरियड एंड इवन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू शुड कंटिन्यू दैट हेल्प्स इन सेटलिंग डाउन। एक और चीज़ आई, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि जब प्री मैरिटल काउंसलिंग में कपल आता है और आपने बोला कि उनके बीच में ये भी हैं ये भी हैं ये भी हैं, ऑल्दो दे आर नॉट फिजिकली देयर, अब शादी हो चुकी है और कहीं ना कहीं आपके फैमिली की वैल्यूज़, आपकी फैमिलीज़ की नॉर्म आपकी प्रैक्टिसेस में रिफ़्लेक्ट कर रही हैं वो चीज़ें, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कई दफ़ा बन जाता है। तो व्हाट अ न्यूली वेड कपल शुड डू, या उनको क्या करना चाहिए जहाँ पे उनके ये वाला जो नॉर्म्स का जो अपनी पीछे से सोच लेकर आए वो चेंज हो या बदले, या वो स्मूथ कहीं डिफरेंसेस बैठें कहीं पे। सो ट्रांजिशन के हिस्से में के पीरियड में जो भी आप अपनी फैमिली से सोच लेके आते हैं, आप मतलब शादी से पहले तो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ ही रहते हैं ना, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी ग्रूमिंग, उसका आपकी सोच, पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, व्यू ऑफ लाइफ पे उनका बहुत असर होता है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो जब आपकी शादी होती है तो आप सब लेके आते हैं साथ। तो कई दफ़ा तो मैं कपल्स जिस तरह अकेले रह रहे हैं आपस में, मगर जब वो मेरी सेशन में आते हैं तो मैं उनको बहुत दफ़ा कहती हूँ कि ये यहाँ पे आपकी मदर इन लॉ बैठी नहीं है, यहाँ पे आपके भाई बैठे हुए हैं, आप दोनों के दरमियान में और बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत सी ऐसी सोचें हैं जो शायद आपने अभी तक क्वेश्चन ही नहीं की। तो ट्रांजिशन अगेन, जब व्हेन यू गेटिंग यूज्ड टू पीपल ईच अदर, इट इज़ ऑल्सो गुड टाइम टू क्वेश्चन कि ये आपकी सोच आपकी फैमिली ऑफ ओरिजिन से आई है और इसमें आपका अपना ज़ाती एज अ इंडिविजुअल, क्योंकि देखें आप भी तो एज इंडिविजुअल डेवलप कर रहे हैं ना, आप दुनिया में जाते हैं, आप एजुकेशन है, आपका करियर है, आपके दोस्त हैं, तो आपकी एक अपनी भी सोच डेवलप होती है। तो वो आपकी अपनी सोच इसमें कितनी है और कितनी आपकी फैमिली की है, क्योंकि इस तरह की इंसाइट और इस तरह की रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी फैमिली को आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो आपके स्पाउस की और आपकी फैमिली फ़र्क है, तो क्लैश आएगा ही आएगा। और इवन आपकी और उसकी सोच में भी क्लैश आ सकता है जो इंडिविजुअली डेवलप हुई है, जिस पे हम हमेशा कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप ये रिकग्नाइज़ कर सको कि आपका फैमिली ऑफ ओरिजिन की सोच क्या है, वो आपके आपस में डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रही है, डिफरेंसेस को ना सुलझाने में उसका इम्पैक्ट है। एक ये क्वेश्चन, और दूसरा आपकी अपनी सोच क्या है। और अपनी सोच खाली अपनी नहीं 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेनी है कि मेरी तो ये सोच है, एक्चुअली को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपस में वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो आप अपनी इंडिविजुअल फैमिली के लिए चाहते हो एज अ कपल, जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, और फिर इवेंचुअली व्हेन यू हैव चिल्ड्रन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, उन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए। तो आप कह रही हैं कि ब्रेकिंग फ्रॉम दोज वैल्यूज़, नॉट ऑल ऑफ दोज, मे बी जहाँ पे आपको लगता है कि आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप अपनी एज अ कपल एक नई अप्रोच और एक नई नॉर्म्स क्रिएट करें। ठीक है, यहाँ पे जब हम फैमिलीज़ का फिर जब आपके नॉर्म्स आते हैं तो सिर्फ वो नॉर्म्स नहीं आते हैं, समटाइम्स आपकी फैमिली का इनपुट भी उसमें काफ़ी हद तक आता है। और आप देखें कि एक जैसे लड़का लड़की, अकेले लड़का लड़की से मियाँ बीवी बन चुके हैं, तो वहाँ से जो माँ है वो सास बन गई हैं, जो बाप हैं वो ससुर बन गए, और इनका भी काफ़ी हद तक इनपुट आता है। यहाँ पे अगर आपके डिफरेंसेस आएंगे अपने फैमिली वैल्यूज़ को लेके, तो जिस भी साइड के वो वैल्यूज़ होंगे जिनसे डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनका भी इनपुट यहाँ पे आएगा। जब उन तक बात अगर पहुँच जाती है तो उनका भी इनपुट आएगा। तो आप इस ट्रांजिशन में जो पेरेंट्स का इनपुट है वो कैसे बेहतर हो सकता है, या आपकी एडवाइस क्या है मदर इन लॉज फादर इन लॉज के लिए?
आप मेरी एडवाइस ये कि आप ज़रूर मशवरा दें, मगर उसको एक कंडीशन ना बना दें कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। वैसे भी डेवलपमेंटली अगर आप देखो तो हेल्थ तो यही है ना कि आपकी अपनी सोच डेवलप हो। तो सजेशन दें, एडवाइस दें, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, मगर फिर स्पेस दे दें। वो जिसको हम जो लफ्ज़ है ना बाउंड्री का, वो बाउंड्री होनी चाहिए कि ठीक है बेटा आप इस तरह से कर लो। उसके बाद फिर आप खुद सोचें और आप जगह दे दें कि दे कैन एक्चुअली डेवलप देयर ओन थिंकिंग एंड देयर ओन वे ऑफ लिविंग। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मदर इन लॉज अपना किचन मतलब उनने सारी उम्र रन किया है, तो वो श्योर दे रन इट अ सर्टन वे। जो बच्ची आती है हो सकता है उसको रन ही ना करना आता हो, ठीक है, तो आप मशवरा दें, ज़रूर दें, बट जब वो किचन में जाएगी, वो देखेगी, वो अपने कमरे को मेंटेन करेगी, वो देखेगी, तो उसकी एक सोच डेवलप होगी ना, उस सोच को डेवलप होने या उसका अपना एक तरीका भी होगा ज़ाहिर है, और वो लाजिम नहीं है कि वो तरीका आपके तरीके जैसा ही हो, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ द वर्क इज़ बीइंग डन आप उसको अप्रिशिएट करें कि अगर एक लड़की ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया शुरू से और नाउ शी इज़ रनिंग योर होल किचन और वो सारा घर देख रही हैं, तो यहाँ पे मदर इन लॉज या फादर इन लॉज की छोटे से अप्रिसिएशन भी बहुत हेल्प करती है। आई थिंक लेट्स कंक्लूड दिस यहाँ पे। ताहीन, अभी तक आपकी प्रैक्टिस में तो लोग आते हैं, मेनी पीपल नो यू, लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक कोई पहुंचना चाहे तो हाउ डू दे अप्रोच यू? नूर दिल का रिश्ता टॉक फेसबुक पे एक ग्रुप है जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अपनी इंक्वायरी भेज सकते हो, और अनोनिमसली अगर आप अपना नाम नहीं भी लिखना चाहते तो आप उस पर अपनी इंक्वायरी भेजो, सवाल उठाओ, और उस पर आपको हम फैसिलिटेट करेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रहीम। जैसे कि आप लोगों ने सुना, अपने शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप दिल का रिश्ता टॉक पर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।